आदाब, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फ़ाहद। आपको ये पता है कि ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, वो लगातार नया रूप जो है वो इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों तरफ से ही जिस तरह से मिसाइलें दागी जा रही हैं, अब ये वॉर जो है रीजनल वॉर से कहीं आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसके क्या नताइज होंगे, इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इस सब के बीच जिस तरह से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है उसको बंद कर दिया गया है और सिर्फ सेलेक्टेड शिप्स जो हैं उनको ही अलाउ किया जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने के लिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत का लगभग 60% तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आता है। ऐसे में अमेरिका ने जो नए आका बने हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने पहले से ही ये कहा था, ये सैंक्शंस लगाए हुए थे कि तेल नहीं खरीदा जा सकता है रशिया से और ईरान से भी। अब उन्होंने इन परिस्थितियों में जो कि जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिस्थितियां जो है वो कहा जा रहा है, उसमें ये अलाउ कर दिया है और बार बार वो टीवी चैनल्स पर, बार बार वो मीडिया के सामने आकर, अलग अलग उनके जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो आकर ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया को ये अलाउ कर दिया है कि जो पहले से ही तेल के जहाज जो फंसे हुए हैं उनसे, रशिया से वो 1 महीने तक वो तेल ले सकते हैं। सोचिए आप, 140 करोड़ का ये संप्रभु देश कहाँ आकर खड़ा हुआ हो गया है और पूरी दुनिया में इसको लेकर बात हो रही है। पूरी दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि भारत आखिर इज़राइल और अमेरिका के सामने इतना झुका हुआ क्यों है? क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब ये जंग शुरू हुई थी, उससे 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री इज़राइल गए थे और वहां पर जो बातें उन्होंने कही वो सब आपके सामने है। इसके अलावा भारत आकर जो उप विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि भारत को ये समझना चाहिए कि अब हम वो गलती नहीं करने वाले जो 20 साल पहले चीन के साथ की थी कि सारे बाजार को आप आगे बढ़ाएं और फिर हमें पता चले कि हमें ही मार पड़ रही है, यानी कि अमेरिका को ही मार पड़ रही है। हम ये तय करेंगे कि जो हमारे लोगों को फायदा हो, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि वो भारत को दूसरा चाइना नहीं बनने देंगे। वो अलाउ करेंगे कि भारत को किस तरह से आगे बढ़ना है, यानी कि ट्रेड डील के जरिए जो पाबंदियां लगाई गई हैं, शायद वो उसकी तरफ यहाँ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ पूर्व विदेश मंत्री, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी जुड़ गए हैं और यशवंत सिन्हा जी से बेहतर इन तमाम मामलों पर और कौन अपनी राय रख सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि आज उनसे बात की जाए। यशवंत जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका कार्यक्रम में। पहली प्रतिक्रिया यशवंत जी, जो अमेरिका भारत को लेकर जो कह रहा है, उसने अलाउ कर दिया है 1 महीने का तेल रशिया से लेने के लिए, और जो उप विदेश मंत्री कह रहे हैं उसके अलावा भी भारत ने जो चुप्पी पूरी तरीके से साधी हुई है इसको लेकर, और इसको भी मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है टीवी चैनल्स के जरिए। कैसे देख रहे हैं आप इसको, और आखिर ये नौबत क्यों आ गई? हम आखिर यहाँ आकर खड़े क्यों हो गए? देखिए, जितना आपने अभी जिक्र किया है जिन घटनाओं का और जो सवाल आपने पूछा है, तो मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से करना चाहूंगा कि मैं अमेरिका को कोई दोष नहीं देना चाहता हूं। दोष हमारा है ना। अमेरिका भारत को आज से नहीं, कई महीनों से झुका रहा है और भारत हर बार झुकता चला गया है, हर बार। तो वो तो और उत्साह में आएगा कि भाई जितना हम चाहें उतना झुका सकते हैं, जो चाहें हम भारत को कह सकते हैं। अब अलाउ करने की बात जो उसमें है कि उन्होंने अलाउ किया भारत को कि तुम रूस से तेल खरीद सकते हो, वो भी रूस से सीधा नहीं है। वो तेल जो रूस ने ऑलरेडी लोड कर दिया है ऑयल टैंकर्स में, जो हाई सीज में स्ट्रैंडेड हैं, अटके हुए हैं, उनसे हमको तेल खरीदने की अनुमति दी गई है। माने शिप टू शिप ट्रांसफर होगा और शिप टू रिफाइनरी या शिप टू हमारे जो गोदाम है उसमें ट्रांसफर डायरेक्टली नहीं होगा। और हम बहुत खुश हैं इस बात से कि भाई अमेरिका ने हमको इजाजत दे दी, अलाउ कर दिया। हमारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? हमारी तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जैसे कि जब उन्होंने बेड़ियों में जकड़कर जो भारतीयों को वापस भेजा था हिंदुस्तान अपने जहाज में,
जब उस जलालत को हमने सह लिया, बर्दाश्त कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो उससे बड़ी जलालत और क्या हो सकती है। तो हम उसके बाद से अमेरिका हमें जलील करता ही जा रहा है लगातार जब उसको मौका मिलता है, और हम खामोश हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कितनी बार कहा, 70 बार, 80 बार, पता नहीं कितनी बार, कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान में जो झड़प हुई थी उसको उन्होंने रुकवा दिया। हमारी तरफ से प्रधानमंत्री जी ने उसका कोई उत्तर सीधा दिया। तो हमने ठान ली है कि हम कुछ करेंगे ही नहीं। और दूसरी सबसे जो मुझे लगता है तकलीफ की बात है वो ये है कि कुछ सरकारी मेहमान टीवी चैनलों पर आते हैं सरकार के प्रवक्ता बनकर, लेकिन होता है कि विश्लेषक है और क्या है, वो सब इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ भारत चुप्पी साधे हुए है, बहुत अच्छा कर रहा है, भारत के लोगों की रक्षा कर रहा है, उनका देख रहा है कि उनका भला कैसे होगा। तो देश आज आकर कहाँ खड़ा हो गया है, ये हमारे लिए, आपके लिए और हर देशवासी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। और अगर हम झुकते जाएंगे तो उसने तो घर में घुस कर कहा, हमारे रायसीना डायलॉग्स में आकर उनके उप विदेश मंत्री, वो उप विदेश मंत्री जो है वो सरकारी पदाधिकारी होते हैं अमेरिका के सिस्टम में, उनके नाम से मत जाइए उप विदेश मंत्री, वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं, खैर वहां तो कोई भी नहीं होता है पार्लियामेंट के मेंबर मंत्री बनने के लिए, लेकिन वो सरकारी पदाधिकारी होते हैं। वो आकर रायसीना डायलॉग में दिल्ली में कह रहे हैं कि हम भारत की आर्थिक व्यवस्था आगे नहीं बढ़े, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम करेंगे। और दूसरा चीज नहीं, इसका मतलब कि हमारी जो अर्थनीति है, हमारा जो आर्थिक विकास है, उसको भी अब अमेरिका कंट्रोल करेगा। हमारी युद्ध नीति को तो अमेरिका, या जिसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, सामरिक स्वतंत्रता, वो तो अमेरिका कंट्रोल कर ही रहा है। अब वो हमारी आर्थिक व्यवस्था 10% से बढ़े, 8% से बढ़े, 3% से बढ़े, ये भी अमेरिका ही तय करेगा। तो फिर हम लोगों को सोचना चाहिए कि भाई दिल्ली में बैठी सरकार जो है उसकी क्या जरूरत है, वॉशिंगटन से ही चले सब कुछ, फैसला वही हो, 2-4 प्रतिनिधि यहाँ से चले जाएं बीजेपी के, वहां वॉशिंगटन में बैठेंगे, मौज मस्ती करेंगे, अमेरिका जो आदेश देगा उसको यहाँ कन्वे करेंगे, यहाँ की सरकार उसको उसका अनुपालन करेगी। अब यही एक रास्ता बचा है, घर में घुस के मारेंगे ना, ऐसा कहा था किसी ने, आपको याद होगा। अब कोई और आके घर में घुस के हमको मार रहा है, जलील कर रहा है, और हम खामोश हैं। ये आप इतनी मजबूरी की वजह क्या देख रहे हैं आप यशवंत जी, कि कुछ भी अमेरिका आकर कहकर जाता है और हमारे लब जो हैं वो बिल्कुल सिले रहते हैं, कोई एक लफ्ज नहीं बोला जाता। बाकी हर तमाम गैर जरूरी चीज पर हम प्रधानमंत्री को बोलते हुए देखते हैं। उनकी तो 56 इंच की छाती थी, वो तो स्वयंभू विश्व गुरु थे। और जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हुआ, जो पहले कभी प्रधानमंत्रियों ने नहीं किया वो उन्होंने किया। ये बात तो अब सच ही साबित हो रही है कि जो पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया वो करके दिखा रहे हैं कि देश की डिग्निटी के साथ, उसकी सॉवरेनिटी के साथ किस तरह का खेल किया जा रहा है। ये सिर्फ एक सरकार की बात नहीं है, ये तो हम सब की बात है। ये तो जो हम भारतीय हैं उनको इस जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए बुशरा जी, मोदी जी की जो इमेज बनी ना 2014 के पहले, जिसका पूरा पूरा लाभ मिला उनको और भारतीय जनता पार्टी को 2014 के चुनाव में, वो पूरा का पूरा उनका जो इमेज था, उनकी जो छवि थी, वो बनावटी थी। और सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि उस बनावटी छवि को बनाने में एक अमेरिकन कंपनी ने उनकी मदद की। एक अमेरिकन कंपनी को गुजरात स्टेट पेट्रोलियम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की संस्था है, जो सरकारी उपक्रम है, उसने एक अमेरिकन कंपनी को अपना कंसल्टेंट बनाया। अब तेल बेचने के लिए, क्योंकि तेल का इतना संकट बराबर रहता है, कि किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं थी,
उस कंसल्टेंट का एक ही काम था कि मोदी जी की छवि को निखारो, देश भर में उसका प्रचार करो, और मैं स्वयं गवाह हूं इस बात का कि उस प्रचार का असर क्या पड़ा लोगों के मानस के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर, और उसी से मोदी जी की छवि बनी 56 इंच की और ये सब। लेकिन चूंकि बनावटी थी इसलिए चलती रही, लेकिन अंततः हम किसी व्यक्तित्व को कब पहचानते हैं सही माने में, जब वो किसी क्राइसिस का सामना करता है। सामान्य परिस्थिति में तो हम सब मैनेज कर लेते हैं, क्राइसिस में जब हम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो हमारी पोल खुलती है। अब ये क्राइसिस आया एक विश्व के स्तर पर, एक भारत के स्तर पर, और उसमें मोदी जी के जो कारनामे रहे उसके चलते उनकी पोल खुल गई। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, मोदी जी गए इजराइल, क्यों गए? जबकि उधर पूरा क्षेत्र अशांत था, कभी भी जंग छिड़ सकती थी, तो उसकी चिंता किए बगैर मोदी जी गए, अपने ग्रेट फ्रेंड नेतन्याहू से मिले जो 2 दिन के बाद ईरान के ऊपर अटैक करने वाला था, और वहां जाकर उन्होंने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की, गलबहियां लगाकर भारत को उसके साथ खड़ा कर दिया। और उसके बाद ही नहीं, आपने वो भी एक इंटरव्यू देखा होगा जो एक इंडियन चैनल दिखा रहा है कि नेतन्याहू ने लड़ाई जंग चल रही है उसमें उसने कहा हाँ मोदी जी का फोन आया था और हमने उनसे बात की, भारत हमारे साथ पूरी तरह खड़ा है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। तो एक आक्रमणकारी राज्य, आक्रमणकारी ही नहीं, एक राज्य ऐसा जो एक गुंडे की तरह बिहेव कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय और रीजनल स्तर पर, उसके साथ आप खड़े नजर आ रहे हैं। और यहां पर मैं एक बात आपको और कह दूं, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान के का एक मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर, याद है ना आपको? और उस बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट भी अमेंडमेंट के द्वारा बदल नहीं सकती है। मेरा मानना है उसी तरह कि भारत की विदेश नीति जो रही है बुशरा जी, उसका भी एक बेसिक स्ट्रक्चर रहा है, शुरू से आजादी के पहले से इवॉल्व करती रही हमारी विदेश नीति, और उसमें एक कोर है कि कोई भी सरकार आई गई उसने उसको नहीं बदला। मोदी जी को ये गर्व करना चाहिए, विश्व गुरु जी को, कि उन्होंने उस कोर को भी बदल दिया, वो जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारी पॉलिसी का था उसको भी बदल दिया। अब बेसिक स्ट्रक्चर यहां पर कैसे लागू होता है, 1 मिनट के लिए अमेरिका की बात भूल भी जाए, युद्ध को भूल भी जाए, तो क्या इंडिया ने इस बात का समर्थन बराबर नहीं किया है कि हम 2 स्टेट थियरी में विश्वास करते हैं, इजराइल और पैलेस्टाइन, कि दोनों स्वतंत्र राज्य बने, पास पड़ोस में एक दूसरे के अगल बगल में रहें और शांतिपूर्ण ढंग से रहें। यही अंतर्राष्ट्रीय सोच भी है, यही भारत की भी सोच है। लेकिन उसको तो हमने पलट दिया ना। मोदी जी जो गए इजराइल तो उन्होंने कहीं पैलेस्टाइन का जिक्र किया? कुछ नहीं बोला। अब तो एकदम स्पष्ट हो गया है कि कोई भी देश मोदी जी से कुछ भी कहवाना चाहता है तो उनको बुला के और एक यूजलेस सा, बिल्कुल बेकार सा सम्मान उनको दे दे, गले में मेडल डाल दे, और उसके बाद मोदी जी से जो कहना है वो कहवा दे। मैं मानता हूं बुशरा जी, भारत एक मुल्क के नाते, स्वतंत्र मुल्क के नाते 1947 से आज तक 2026 तक कभी भी इस मोड़ पर आकर नहीं खड़ा हुआ है जिस मोड़ पर मोदी जी ने लाकर भारत को खड़ा कर दिया है। बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर बात आप कह रहे हैं और ये हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है और पूरी दुनिया ने ये देखा जब वो एक जेनोसाइडल
हम ये कह सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री, क्योंकि गजा में जो हो रहा है वो सबको पता है, 70,000 जो कि सरकारी आंकड़ा है, जिसमें 20,000 सिर्फ मासूम बच्चे हैं, किस तरह से उनका कत्लेआम किया गया है। और वहां खड़े होकर आप ये कह रहे हैं 140 करोड़ भारतीयों की बात आप कर रहे हैं, जिसमें मैं हर बार ये कहूंगी, जिसमें मैं शामिल नहीं हूं, और शायद मुझे लगता है यशवंत जी भी यही कहेंगे कि वो भी उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि आप सबके ठेकेदार बनकर ये बात नहीं कह सकते। जाहिर सी बात है, एक आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कोई कंसेंट लिया तमाम लोगों से कि क्या जो गजा में नरसंहार हो रहा है और वहां जाकर आप पैलेस्टाइन कभी नहीं बोल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं दोस्ती और सब कुछ जो है लेकर आया हूं 140 करोड़ का। तो ये सवाल तो पैदा होता है। लेकिन मेरा अगला सवाल ये है कि एक ऐसे दौर में जब हम पूरी दुनिया एक तरह से जंग के मुहाने पे नहीं बल्कि जंग के बीचों बीच हम खड़े हुए हैं, जंग चल रही है और हम उससे बहुत दूर नहीं हैं, इसका असर सीधे हमारे ऊपर पड़ने वाला है, ये भी साफ तौर पर दिख रहा है। इकोनॉमिकली भी तो है ही, लेकिन उसके दूसरे एस्पेक्ट भी उसके हो सकते हैं जो मैं आपसे जानूंगी। अभी हाल ही में जो आपने देखा कि मिलन 2026 में जो जहाज आया था, जो एक हमारा मेहमान था, उसको हिंद महासागर में किस तरह से टॉर्पीडो से उसको डुबो दिया गया, 80 से ज्यादा जो ऑफिसर हैं, नेवल ऑफिसर, वो उसमें मारे गए, और भारत की तरफ से कुछ भी इसको लेकर नहीं कहा गया है। ये कितना डेंजरस आप देख रहे हैं इसको, और इसके साथ क्या फिर जो होराइजन है इस वॉर का, क्या आप उसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, एक तो मैं आपसे कहूंगा कि दुनिया में बहुत सारे नियम, कानून, कायदे हैं जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था चलती है। वियना कन्वेंशन और जिनीवा कन्वेंशन में रूल्स ऑफ वॉर लिखा हुआ है कि आप लड़ाई भी अगर कर रहे हैं तो किन नियमों के तहत आप युद्ध करेंगे। और उसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है वो ये है कि आप सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे। अब इन्होंने आयतुल्ला को मार दिया, वो सिविलियन था ना, कोई मिलिट्री का हेड तो नहीं था, सिविलियन हेड वो गवर्नमेंट था, उसको मार दिया। वहां के स्कूल के बच्चों के ऊपर ये लोग इतने, इजरायलीज इतने और अमेरिकन इतने काबिल हैं कि बिल्कुल पिन पॉइंटेड वो मिसाइल उनका जाके गिरता है। तो स्कूल के ऊपर कैसे गिर गया? इतने सारे बच्चे वहां पर हताहत हो गए, और इंक्वायरी ही चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने बच्चों को मारा, उनका मर्डर किया। इसी तरह उन्होंने हमारे बैकयार्ड में ईरान के उस जहाज को डुबो दिया जो लड़ाई में शामिल नहीं था, जो हमारे देश का मेहमान था और वापस जा रहा था अपने देश में। उसको आपने उस जगह मार गिराया, टॉर्पीडो कर दिया, जो हमारे प्रभाव क्षेत्र में है। हम अमेरिका में बॉस्टन जाकर एक बार फिर टी पार्टी करें तो अमेरिका को कैसा लगेगा? तो इसलिए अमेरिका और इजराइल जो हैं आज के दिन, वो चौकीदार बने हुए हैं पूरे विश्व के, और उनके ऊपर कोई नियम, कानून, कायदा लागू नहीं होता है, और वो जो चाहते हैं वो करते हैं, जिसमें कि जुल्म, जिसमें जैसा आपने कहा 70,000 लोगों को गाजा में मार दिया, बच्चे भी थे उसमें शामिल, आज भी मार रहे हैं सबको। और सबसे इसमें जो हमको लग रहा है कि सबसे आश्चर्य वाली बात है वो क्या है, ब्रिक्स के हम चेयरमैन हैं ना, अभी ब्रिक्स की कोई भूमिका हम नहीं देख रहे हैं। ब्रिक्स की इसमें कोई भूमिका नहीं है। आप चेयरमैन हैं, आप ब्रिक्स के देशों की बैठक क्यों नहीं बुला रहे हैं? कोई भी इस समय अगर भारत का प्रधानमंत्री होता, बुशरा जी, जिसमें मैं बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी शामिल कर रहा हूं, तो इस समय था भारत के लिए लीड लेने का समय, जो कि शांति स्थापित करने के लिए प्रयास करता और अपने उन रिश्तों का उपयोग करता जो दुनिया में सारे देशों के साथ भारत ने बनाया हुआ है पहले से। लेकिन ऐसी कोई भी इनिशिएटिव भारत की तरफ से नहीं आ रहा है। अभी पोलैंड के जो प्रेसिडेंट आए थे तो उन्होंने कहा ना कि भारत इस स्थिति में है कि वो शांति होए, इसके लिए इनिशिएटिव ले। हम कर रहे हैं कुछ इसके बारे में।
कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमने तो सब कुछ चौपट करके हम बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? ये एक राज का विषय है कि क्यों बैठे हुए हैं, क्यों हम झुके हुए हैं, क्यों हम सरेंडर किए हुए हैं अमेरिका के सामने। अब आप देखिए, मैं आपसे एक अटकल की ही बात है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं इसको। हमने पेगासस लिया, इजराइल से लिया ना। इजराइल का वो खुफिया तंत्र था जो हमने लेके अपने यहाँ यूज किया। किसके खिलाफ यूज किया अभी तक नहीं पता है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, मैं भी गया कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। एक बॉडी सुप्रीम कोर्ट ने सेटअप किया कि जिनके मोबाइल फोन्स हैं वो अपना मोबाइल फोन उपलब्ध कराएं और हम जांच करेंगे कि उसमें पेगासस डाला हुआ था कि नहीं। उन्होंने मेरा फोन भी मांगा, मैंने अपना फोन दिया उनको, मोबाइल फोन। क्या जांच किया नहीं किया, लेकिन मेरा फोन लौटाया कुछ दिनों के बाद। और आज तक मुझे पता नहीं है कि मेरे फोन में पेगासस था कि नहीं। वैसे भी आई डैम केयर कि पेगासस का और भी उससे भी बड़ा कोई तंत्र है, मंत्र है तो डाल दो, क्योंकि मुझे उस बात की अब कोई चिंता नहीं है। लेकिन क्या हुआ उस मामले का? अब किसके पास ये जानकारी है कि मोदी जी ने पेगासस का इस्तेमाल किसके किसके खिलाफ किया? हमें इजराइल जानता है और इजराइल का दोस्त अमेरिका जानता है। तो अगर वो लोग राज खोलना शुरू करें तो मोदी जी कहां के रहेंगे? तो बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर हमको लगता है, और अब तो मुझे ये भी शक हो रहा है कि सन 2014 में जब मोदी जी की ये छवि बनी, और वो छवि एक अमेरिकन कंसल्टेंट के द्वारा बनाई गई, पीआर फर्म के द्वारा, और उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, केंद्र में बीजेपी के जितने नेता थे वो धरे के धरे रह गए, और मोदी जी अहमदाबाद गांधीनगर से आके देश के प्रधानमंत्री बन गए। उसके पीछे भी कुछ था क्या? कौन था उनको प्रधानमंत्री बनाने के पीछे? कभी न कभी जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत गंभीरता के साथ, वो ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी टुडे हैज बिकम अ सिक्योरिटी रिस्क फॉर इंडिया। हमारी सॉवरेंटी, हमारी सिक्योरिटी, हमारी पॉलिसीज सब आज कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं मोदी जी एक व्यक्ति के चलते। और अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री है वो क्यों ये सब कर रहा है। क्या यही वादा करके अमेरिका के साथ वो देश के प्रधानमंत्री बने थे? जांच का विषय है। बिल्कुल, बहुत गंभीर बातें हैं और ज़ाहिर सी बात है जाँच का विषय है। सवाल आगे ये भी है कि जाँच करेगा कौन? क्योंकि हर चीज़ पर तो पर्दा ही डाला जा रहा है और कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर ना तो कोई जवाबदेही है। ये अभी भी लोकतांत्रिक देश ही है, ये संविधान से अभी भी देश चल रहा है और लोकतंत्र में सबसे ज़रूरी होता है सरकार को जवाबदेह बनाना। लेकिन सवाल अगर विपक्ष पूछ भी रहा है या यशवंत जी जैसे लोग पूछ रहे हैं या हम जैसे पत्रकार पूछ रहे हैं, तो उसका जवाब देगा कौन? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि हर किसी के मुंह पर तो टेप लगाया जा रहा है ताकि उनको हमेशा के लिए खामोश किया जा सके। सवाल मेरा यह है कि क्या हमने इस जंग के दौरान हमने क्लियरली हमने मेरा मतलब सरकार ने, मोदी सरकार ने क्लियरली क्या अपनी साइड चुन ली है? हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं, हम ब्रिक्स का हिस्सा हैं, लेकिन हम खड़े हुए ग्लोबल नॉर्थ की तरफ नजर आ रहे हैं। तो हम ये मान लें कि अब हम अमेरिका और इज़राइल के पूरी तरीके से पिट्ठू बन चुके हैं। वो जो कहेंगे, जिस तरह से कहेंगे, उसी तरीके से ये सरकार नाचती हुई नजर आएगी। एक तरह की कठपुतली बन गई है उनकी। देखिए, ग्लोबल नॉर्थ में यूरोप भी है, ग्लोबल नॉर्थ में जापान भी है। इसलिए पूरा ग्लोबल नॉर्थ जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है। इस जंग में केवल अमेरिका और इजराइल एक साथ है। और मोदी जी ग्लोबल नॉर्थ के साथ नहीं खड़े हैं, मोदी जी अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं, केवल अमेरिका और इजराइल के साथ। और भारत जैसे महान देश को उनने शर्मसार कर दिया अपनी चुप्पी से, अपनी खामोशी से, बिना कोई एक्शन लिए हुए ये कर दिया
और कितना वक्त लगा, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जाते हैं ईरान के दूतावास में 6 दिन के बाद और जाकर वहां पर साइन करते हैं वो बुक जो उन्होंने रखा हुआ था आयतुल्ला खेमेनी के मरने के बाद। तो क्यों 6 दिन लगा? अब वो भी यहाँ पर जबकि बहुत वेट ऑफ पब्लिक ओपिनियन इसके खिलाफ हुआ सरकार के, तब जाकर ये सब कुछ हुआ। मैं एक बात और आपसे कह दूं, बीजेपी के प्रधानमंत्री थे ना अटल बिहारी वाजपेयी, और अमेरिका ने जब इजराइल कुवैत और इराक का युद्ध हुआ था, मैं विदेश मंत्री था, भारत की संसद ने, दोनों सदनों ने प्रस्ताव पारित किया था सर्वसम्मति से। वो प्रस्ताव चेयर की तरफ से आया था जिसमें हमने अमेरिका के एग्रेशन को कंडेम किया था कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए, और भारत की संसद इसकी भर्त्सना करती है। ये रेजोल्यूशन पास हुआ था दोनों सदनों में। आज क्या इस तरह का रेजोल्यूशन पास होगा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ कि उन्होंने किस तरह भारत के परंपरागत मित्र, सदियों से जो भारत का मित्र है ईरान, टू ग्रेट सिविलाइजेशंस, उसके ऊपर इस बेशर्मी और बेरहमी से आक्रमण किया। उसके हेड ऑफ स्टेट से भी ऊपर जो व्यक्ति था उसको उन्होंने मार गिराया, और अब वो साफ सुथरे बन के घूम रहे हैं और मोदी जी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। यशवंत जी, इस जंग को आप किस तरह से और कहाँ आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? बहुत सारी स्पेकुलेशंस इसको लेकर की जा रही हैं। ये पहले से ही एक रीजनल वॉर तो बन ही चुकी है। हालांकि ईरान बहुत केयरफुली जो अमेरिकन इंटरेस्ट है उनको टारगेट कर रहा है, और इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि इसराइल और अमेरिका की तरफ से जिस तरह से ईरान पर हमले हो रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर कैजुअलिटीज हो रही हैं। अब तक शायद ये आंकड़ा 1500 के आसपास पहुंच चुका है। हालांकि खबरें बहुत ही कम निकलकर सामने आ रही है, और इजराइल में जो तबाही हुई है उसकी तस्वीरों पे तो पूरी तरीके से सेंसरशिप लगा दी गई है। अभी एक पत्रकार वहां से लौट कर आए, उन्होंने बताया वहां पर कि कितना बुरा हाल है, लेकिन हमें शायद वहां की तस्वीरें देखने के लिए उतनी नहीं मिलेंगी। इस जंग को आगे आप कहाँ बढ़ता हुआ देख रहे हैं और किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ईरान कोई दुग्गी तिग्गी देश नहीं है। ईरान एक बड़ा देश है, और केवल मिसाइल दाग कर अब कुछ लोगों को, उनके रूलिंग क्लास में जो लोग हैं उनको मार के आप ईरान को अपने घुटनों पर नहीं ला सकते हैं। ईरान लड़ेगा, जब तक अमेरिका लड़ने को तैयार है तब तक ईरान लड़ेगा, ये मेरा मानना है। ईरान सरेंडर नहीं करेगा जो ट्रंप चाहते हैं। रेजीम चेंज वहां नहीं होगा। ईरान में सारी सूचना के अनुसार जो कुछ अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं उसको लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है। अगर इन लोगों ने ये सोचा था कि लोग सड़कों पर उसको सेलिब्रेट करेंगे और रेजीम चेंज हो जाएगा, तो वो नहीं हुआ। तो उसी तरह सरेंडर भी नहीं होगा। लेकिन मेरी क्या उम्मीद है? मेरी उम्मीद ट्रंप से नहीं है, मेरी उम्मीद है अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन से। अमेरिका में पुशबैक शुरू हो गया है, और बहुत स्लेंडर मेजॉरिटी से उन्होंने अमेरिका की पार्लियामेंट के दोनों सदनों में जो वॉर छिड़ी है उसको पास करा लिया है। लेकिन अमेरिका में हम सब जानते हैं इस बात को कि जब अमेरिकन के बॉडी बैग्स वापस लौटना शुरू करती हैं, जो कफन में लिपटे हुए उनके लोग वापस लौटते हैं, तो अमेरिका के जनमानस के ऊपर इसका बहुत असर पड़ता है। तो इसलिए पुशबैक शुरू हो गया है, और एक समय ऐसा आएगा जब अमेरिका का नुकसान होना बहुत शुरू हो जाएगा, और वो होना अवश्यंभावी है, क्योंकि ईरान ने अपने सारे पत्ते नहीं खोले हैं। अपने सारे ड्रोन्स या मिसाइल्स का उपयोग अभी नहीं किया है पूरी तरह से। तो वो जब करेगा तब अमेरिका में कुछ चेतना जगेगी, और वहां पर लोग फिर कहना शुरू करेंगे कि भाई ये लड़ाई बेकार है, जैसा अभी ऑलरेडी कुछ लोग कह रहे हैं। और तब ट्रंप के ऊपर असर पड़ेगा
और वो वॉर रोकने के लिए बाध्य हो जाएंगे कोई ना कोई बहाना ढूंढ के। कितना वक्त, हालांकि ऑफ कोर्स नोबडी कैन प्रिडिक्ट दैट, और आप कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके एक्सपीरियंस से मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपको क्या लग रहा है, 7-8 दिन हो चुके हैं और कितना वक्त आपको लग रहा है कि ये वॉर आगे जाने वाली है? क्योंकि ईरान की तरफ से जिस तरह के, चाहे उनके विदेश मंत्री हों और आकची या और दूसरे उनके स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हों, वो तमाम लोग पूरी तरीके से इस मूड में है कि ये आर्या पार की लड़ाई है, ये दादागिरी हमेशा के लिए इजराइल और अमेरिका की खत्म करनी है। आप हमें हर कुछ दिन बाद डरा धमका कर हमारे पर हमला करके हमें इस स्थिति में नहीं लाकर खड़ा कर सकते, तो इस बार हो जाए। ये उस तरह के मूड में है कि क्योंकि जब ये कहा गया कि क्या ग्राउंड इन्वेजन अगर अमेरिका करता है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं, तो राक्सी ने कहा हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं और वो पछताएंगे जैसे अब पछता रहे हैं। अमेरिका के लिए एक नया बे ऑफ पिग्स होगा अगर वो बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारता है, तो उसमें उसको कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि ईरान डिटर्मिन्ड है कि वो लड़ेगा और कोई दुग्गी तिग्गी देश नहीं है कि उसको इस तरह झुकाया जा सकता है। तो मैं इसका अंत इसी तरह देख रहा हूँ कि अल्टीमेटली चाहे 2 हफ्ते में हो, 3 हफ्ते में हो, अमेरिका को ही वापस लौटना पड़ेगा। और ईरान के ऊपर जो हमला किया है इजराइल और अमेरिका ने मिलके, कोई ना कोई बहाना करके वो उससे पीछे हटेंगे। जी, माय लास्ट क्वेश्चन, जीसीसी कंट्रीज को, जिससे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के जो अमेरिकन इंटरेस्ट है उनको जिस तरह से निशाना बनाया गया है, वो शायद उन अरब कंट्रीज को भी ये अकल आ गई है जिन्होंने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ किए थे कि अमेरिका हमें प्रोटेक्ट करने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहा है, वो किसी को अगर प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो इसराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है और इसके अलावा किसी और को नहीं। तो ये शायद उनको अकल आ रही है। एक इमेज जो दुबई जैसे देशों की थी वो लोगों के सामने सेफ हेवन, वो भी एक तरह से पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई है और भारी नुकसान उनको हुआ है। आगे क्या, जिस तरह के, क्योंकि आप वित्त मंत्री रहे हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या इकोनॉमिक जिस तरह के नुकसान देशों को होने शुरू होंगे और हो रहे हैं, तेल के दाम, महंगाई जिस तरह से बढ़नी शुरू हो गई है, और तो क्या आपको लगता है ये भी एक बड़ा रीजन होगा कि तमाम देशों की तरफ से एक प्रेशर बनाया जाएगा और फिर उसके बाद अमेरिका आगे आकर ईरान से कहेगा कि आइए चलिए बैठते हैं नेगोशिएशन की टेबल पर, और क्या ईरान फिर नेगोशिएट करने के लिए तैयार होगा इस नेगोशिएशन के लिए? देखिए, हमारा तो बहुत भयंकर नुकसान होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि 2003 में जब कुवैत और इराक का युद्ध हुआ था तो मैं विदेश मंत्री था। 1991 में मैं वित्त मंत्री था जब चंद्रशेखर जी की सरकार में जब पहला खाड़ी युद्ध हुआ था। और हर बार, अभी ऑलरेडी लोग कह रहे हैं कि तेल की कीमत $100 प्रति बैरल पहुंच गई है, 150 तक जा सकती है और इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। हम पूरी तरह से निर्भर हैं, 80% से ऊपर हम तेल आयात करते हैं। वो अगर आएगा हमारे देश में महंगा कच्चा तेल, तो उसका असर कैस्केडिंग होगा, सारी अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और उसके चलते देश में हाहाकार मचेगा। तो ऐसा नहीं है कि भारत अछूता रहेगा। हमारे 1 करोड़ जो प्रवासी रहते हैं इन मुल्कों में, उनके ऊपर खतरा है, उनकी जान को भी खतरा है। वहां से जो रेमिटेंसेस भेजते हैं उसके ऊपर भी खतरा है। तो हम तो हर तरह से इसमें, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो हम तो हर तरह से इसमें बहुत गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। और हमको नहीं लगता है कि इस समय कोई इस तरह की योजना भारत सरकार की तरफ से सामने आई है कि सबका मुकाबला हम कैसे करेंगे। तो भारत के हित में है कि ये नहीं हो, और इसीलिए मैं फिर जोर देके इस बात को कह रहा हूं कि एज चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स, अभी जो भारत का नेतृत्व है, भारत को तत्काल कदम उठाने चाहिए रूस, चीन, ब्राजील और बाकी देशों के साथ मिलके कि युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो। जी, मैंने लास्ट क्वेश्चन कहा था, बट वन लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि रशिया और चाइना की आपने बात कर दी वेरी क्विकली। चाइना और रशिया के रोल को आप इसमें कैसे देख रहे हैं? हर कोई ये बेचैन है ये देखने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको ये पता है कि ईरान के साथ खड़े हैं, किस तरह से खड़े हैं ये एक अभी सवाल है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? मैं देख रहा हूं कि दोनों मुल्कों ने इसमें स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट
जिसको कहते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में कहें कि सामरिक धैर्य का उन्होंने प्रदर्शन किया है। वो ईरान की मदद करते रहे हैं असला सामान वगैरह सबके साथ, और आगे भी करते रहेंगे। सीधे युद्ध में कूदने की संभावना कम है, लेकिन ईरान के साथ मजबूती से ये दोनों देश खड़े रहेंगे, अभी भी खड़े हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर आपने जो बातें कही हैं उससे एक क्लियर पिक्चर हमारी जो ऑडियंस है और देश के जो लोग हैं उनको जरूर समझ में आई होगी। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी, धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी।